नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात इंसानियत के उस आपातकाल की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने न सिर्फ खून के रिश्तों को खत्म कर दिया है, बल्कि मरने के बाद अंतिम विदाई के सम्मान को भी छीन लिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि लोग नदियों में लाशें बहाकर कौन सी नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बलरामपुर से आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कोरोना संक्रमित के शव को नदी में फेंकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑन कैमरा पीपीई किट। भतीजे ने नदी में फेंका चाचा का शव। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर यूपी के बलरामपुर जिले की है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला ये दृश्य जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुल किनारे दो युवक एक शव को राप्ती नदी में फेंक रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने पीपीई किट पहन रखी है, जिससे पता चलता है कि यह शव किसी कोरोना पॉजिटिव का है। शव फेंके जाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब एडीएम ए.के. शुक्ला ने मामले की जांच सीएमओ को सौंपी तो पता चला कि यह शव सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ निवासी प्रेमनाथ मिश्रा का है, जिन्हें 25 मई को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उनके भतीजे संजय कुमार ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 28 मई को प्रेमनाथ की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 29 मई को प्रेमनाथ का शव भतीजे संजय कुमार की मौत हो गई। मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है। प्रेमनाथ मिश्रा जी शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शव को शमशान घाट ले जाने की जगह भतीजे संजय कुमार ने अपने चाचा के शव को बारिश के बीच पुल से राप्ती नदी में फेंक दिया। शायद उसे लगा कि इसकी भनक किसी को नहीं लगेगी, लेकिन जब मानवता को शर्मसार करने वाला कर्मकांड हो रहा था, तभी पुल से गुजरते एक शख्स ने इस पूरी घटना को अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद सीएमओ की तहरीर पर मृतक के भतीजे संजय कुमार और उसके साथ दिख रहे दूसरे शख्स के खिलाफ महामारी अधिनियम और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कल दिनांक 29 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह बात कही गई कि पीपीई किट पहन करके राप्ती नदी के पुल से शव को गिरा दिया गया। इस संदर्भ में कोविड नियमों एवं प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर सीएमओ बलरामपुर के कार्यालय द्वारा कोतवाली देहात बलरामपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गंगा में फिर तैरते मिले शव। बक्सर घाट पर दफनाए गए शव अब नदी में तैर रहे हैं। प्रयागराज में गंगा में तैरते हुए शवों की तस्वीर खूब वायरल हुई और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्नाव जिले से गुजरने वाली गंगा की है, जब बक्सर घाट पर दफनाए गए शव पानी का स्तर बढ़ने के बाद गंगा में तैरने लगे तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस वक्त गंगा में तैरती लाशें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वालों के दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए तक दे रही है, उसके बावजूद नदी में शव फेंकना और नदी किनारे शव को दफनाना किसी अपराध से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शराब के शैतानों के जहरीली वाली सियासी साजिश की, जिन्होंने दर्जनों लोगों के घर में अंधेरा कर दिया है,
क्योंकि अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि पोस्टमार्टम 51 शवों के हुए हैं। और इन सब के बीच आबकारी विभाग की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या वाकई इस पूरी कहानी के पीछे शराब के शैतानों की साजिश है? ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अभी पुलिस कई और आरोपियों की तलाश में जुटी है, जो अभी भी फरार हैं, जिनके सियासी दलों से कनेक्शन है। अलीगढ़ में जहरीली शराब का तांडव, 25 मौत के बाद 26 इन वेटिंग। शराब के शैतानों का सियासी कनेक्शन। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला रविवार को भी नहीं थमा। परिवारों में मातम का शोर दूर दूर तक सुनाई देता रहा। अब तक 51 लोगों के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 25 की मौत जहरीली शराब से हुई है। वहीं 26 शवों के बिस्तरा सुरक्षित रखे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनकी मौत की वजह शराब है या नहीं। परसों से ये शराब कांड शुरू हुआ था और परसों से ही बीमार और डेथ्स का जो सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग जो हैं 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए, और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। 18 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का अलग अलग आंकड़ा सामने आ रहा है। अब तक जहरीली शराब से 50 से ऊपर मौतों का दावा किया जा रहा है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने 35 से ज़्यादा मौत होने का बात कही है। प्रशासन पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लग रहा है। वहीं अलीगढ़ शराब कांड का सियासी कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी अनिल चौधरी के संबंध आरएलडी से बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की पत्नी डीएसपी की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। पुलिस के मुताबिक शराब के धंधे में शामिल अनिल चौधरी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ऋषि शर्मा और विपिन यादव अभी भी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं 6 टीमें दबिश दे रही हैं। ये जो प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को सूचना मिली थी, वो मिली थी ग्राम करसुआ में शराब पीने से 5 मौतों की, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर हैं और 3 गांव के मजदूर हैं जो काम करते हैं। तो हम लोगों ने मौके के पे भ्रमण किया और वहाँ पे जानकारी किया। तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे उसके गैस गोदाम है, गैस गोदाम के सामने बहुत सारे टैंकर रहते हैं, तो लोग रात में वहाँ रुकते भी हैं। तो उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। और उसके बाद वहीं से जानकारी में आया कि अंडला में भी एक मौत हुई है। अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया। तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी, वो एक ही व्यक्ति की दुकान है। तो दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकृत उनको कर दिया गया। शराब कांड में आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विभाग ने देसी शराब का जो ठेका सील किया था, वो ट्यूबवेल के कमरे से संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, विभाग ने दुकान के जिस गेट को सील किया, शनिवार को उस दुकान की छत की टूटी पाई गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि जहरीली शराब के इन शैतानों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी को भी ये सजा मिली नहीं। और यही वजह है कि शराब के शैतानों में कोई खौफ नहीं है। अलीगढ़ से प्रदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात उन बेसहारों की जिन पर सरकार ने अपना हाथ रख दिया है, क्योंकि कोरोना काल में कई बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। उनके भविष्य की चिंता करते हुए सरकार ने उनकी पढ़ाई खर्चा खुद उठाने का ऐलान किया है। एक ऐसा ही ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है, जिसके मुताबिक अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4000 रुपए की मदद दी जाएगी। और ये मदद तब तक दी जाएगी जब तक वो बालिग नहीं हो जाएंगे।
मोदी का ऐलान, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड से होगा अनाथ बच्चों का कल्याण। मुफ्त मिलेगी शिक्षा, हेल्थ का होगा बीमा, उज्जवल भविष्य का सुरक्षा कवच। कोरोना का वायरस किसी अभिशाप से कम नहीं है, जिसने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया, अनगिनत बच्चों को यतीम कर दिया। इन अनाथ बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर भविष्य का एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिससे अनाथ हुए बच्चों का न सिर्फ आज सुधरेगा बल्कि कल भी बेहतर होगा। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें बिना ब्याज का लोन मिलेगा। 18 साल तक बच्चों का 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा होगा। 23 साल के होने पर बच्चों को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये सारा पैसा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से खर्च किया जाएगा। मतलब साफ और सीधा है, अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने एक पूरा खाका तैयार कर दिया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जौनपुर के दिनेश उपाध्याय से बात की। दिनेश ऑक्सीजन का टैंकर चलाते हैं और कोरोना में उन्होंने अपना पूरा वक्त लोगों की सेवा करने में लगा दिया। पीएम मोदी ने उनके अनुभवों को साझा करते हुए उनके काम की जमकर तारीफ की। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। अनाथ बच्चों के लिए सीएम योगी ने दी सौगात। बालिग होने तक सरकार देगी हर महीने 4,000। जहां केंद्र सरकार कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के कल को सुधारने के लिए सुरक्षा कवच बना रही है, तो वहीं सूबे की योगी सरकार ने अनाथ बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद ऐसे सभी बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाना है जिन्होंने कोरोना काल में अपना सब कुछ खो दिया है। अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट, हर महीने बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपये। जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है और जिनके गार्जियंस नहीं हैं, उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा, जिसकी देखरेख सरकार करेगी। अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए 1,10,000 रुपये देगी। 555 बच्चों को किया जा चुका है चिन्हित। जिनके माता पिता की मौत कोरोना महामारी की वजह से हुई है, उनके पालन पोषण, पढ़ाई और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस संवेदनशील पहल के तहत अनाथ बच्चों के वयस्क होने तक उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन अनाथ बच्चों की उम्र 10 साल से कम है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित बाल गृहों में आसरा दिया जाएगा। इसी तरह नाबालिग लड़कियों को भारत सरकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों या राज्य सरकार के राजकीय बालिका गृहों में रखा जाएगा। यही नहीं, बालिकाओं की शादी के लिए भी योगी सरकार ने व्यवस्था की है। हर बेसहारा और अनाथ बालिका की शादी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया है। जी मेरे पापा 5 साल पहले एक्सपायर हो गए। जी मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई, 10-12 दिन हुए। कोविड हो गया था जी। हमारे अब कोई नहीं है, मेरे भाई लोग अब मेरी देखभाल करेंगे। तो 5 साल डेथ हो गई, मम्मी को 12 दिन। एक भाई बड़ा है, हमारी देखभाल करता है, हमको कोई लाभ मिले। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
22 मई को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर किसी भी प्रकार का उत्सव न मनाया जाए और जिन्होंने इस महामारी में अपना सब कुछ खो दिया है उनकी मदद की जाए। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर भाजपा सेवा कार्य कर रही है। रविवार को यूपी के 23,300 गाँव में विधायक, सांसद, पदाधिकारी और सरकार के मंत्री सेवा कार्य के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के अलग अलग गाँव के लोगों के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़े। नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर अवसर पर देश के अंदर सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर 1 लाख गांव में पहुंचने का निर्णय पार्टी ने लिया है, तो राज्य ने भी निर्णय लिया कि 20,000 गांव में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद ऐसे सभी लोग जाएंगे। इस सेवा कार्य का मकसद जहां कोरोना से निपटने में गांव के लोगों की मदद करना है, वहीं इसका सीधा संबंध गांव में खुद को मजबूत करने से भी है, क्योंकि हाल ही में यूपी में हुए पंचायत चुनाव में नतीजे उतने ठीक नहीं थे जितने होने चाहिए थे और अब जब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, अब जमीन पर उतरकर भाजपा इस सेवा कार्य के जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहती है और लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि वो इस आपदा में उनके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के उस साइड इफेक्ट की जिसका शिकार एटीएम हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए जहां लोग खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, वहीं वो नोटों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन लोगों का नोटों को सैनिटाइज करना एटीएम के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि सैनिटाइजर से न सिर्फ नोटों की लाइफ कम हो रही है, बल्कि कई एटीएम मशीनें खराब हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। नोट पर चोट, एटीएम में खोट। सैनिटाइज वाले नोट एटीएम को कर रहे हैं खराब। जहां कोरोना लोगों के लिए काल बना हुआ है, वहीं लोगों को कोरोना से बचाने वाला सैनिटाइजर एटीएम मशीनों के लिए काल बन चुका है, क्योंकि कई लोग कोरोना काल में नोटों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं और सैनिटाइज की गई करेंसी एटीएम की कैसे खराब कर रही है। ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन सच है कि सैनिटाइजर ने नोटों की जिंदगी आधी कर दी है। कोरोना काल में नोट्स पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि इससे अब एटीएम ख़राब हो रहे हैं और नोटों की क्वालिटी भी गिर रही है। तो जो सैनिटाइज किए गए हैं नोट हैं, उसकी वजह से एटीएम ख़राब होने लगे हैं। दिवाली के आसपास जो जानकार बता रहे हैं, जो नई करेंसी आई थी वो करेंसी अब एटीएम के लिए बेकार हो गई है। पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो शहर में करीब 30 से 40 के आसपास एटीएम हैं, वहाँ पर खराबी की शिकायत आई है और बैंक ने इन नोटों को अब नॉन इशूएबल कैटेगरी में भी डालना शुरू कर दिया है, जो जानकार बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है वो 2000 के नोट में आ रही है। एटीएम का मेंटेनेंस करने वाली एक बड़ी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 महीने से एटीएम खराब होने की शिकायतें सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी हैं। ये नोट कैसेट में फंस जाते हैं और बाहर निकलने से ठीक पहले सिक्योरिटी चेक में अटक जाते हैं, जिससे मशीन खराब हो रही है, जिसे देखते हुए आरबीआई ने नई करेंसी एटीएम के लिए जारी की है। कोरोना की जो सेकेंड लहर चली है, इसमें सुरक्षा के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहे हुए हैं। इस वजह से जो बैंकों में लेन देन हुआ है, तो बैंक का जो स्टाफ है वो नोट लेने में भी उसने सैनिटाइज करने की कोशिश करी है कुछ जगह पे, और जो ग्राहक है वो भी नोट जब लेता है तो सैनिटाइज करने के बाद नोट लेने की कोशिश करता है कि जिससे हम संक्रमण से बचे रहें। इसके अलावा मार्केट में भी का जो ग्राहक भी हैं वो भी कई जगह देखे गए हैं कि दुकान पर किसी जाओ तो नोट सैनिटाइज करने की कोशिश करते हैं उसमें। जानकारी के मुताबिक कानपुर में 2000 रुपए के करीब 3 करोड़ नोट सैनिटाइजर में धुल चुके हैं। ये संख्या पिछले साल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा 200, 500 और 20 रुपए के नोट भी खराब हुए हैं। संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया या फिर धोकर धूप में सुखा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि नई करेंसी की लाइफ भी आधी रह गई है। पेपर उनका नोट का कागज है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण जब ये नोट दोबारा से हम एटीएम में जाता है तो इसका जो केमिकल की वजह से, और दूसरा कि जो इसका नोट का जो कलर चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो सेंसर है उसका हमारा एटीएम का, हाँ, तो वो उसको पहचानने से कुछ मना कर देता कहीं कहीं,
और कहीं कहीं मशीन भी वो जो उसमें केमिकल लग जाता है वो मशीन भी इससे कहीं प्रभावित हो रही है। तो कई एटीएम भी खराब होने की सूचना मिल रही है इस तरह की। दरअसल जब लोग एटीएम पहुंचते हैं तो उन्हें पैसा निकालने की प्रक्रिया में मशीन को छूना होता है। ऐसे में कुछ लोगों ने एटीएम की कीपैड और स्क्रीन को सैनिटाइजर से धो दिया। नोट निकालने वाली पॉइंट से लेकर लोगों ने पूरी मशीन को ही सैनिटाइज करने की कोशिश की, जिसके चलते कई मशीन खराब हो गई और अब बैंकों के लिए ये एक नई मुसीबत बन चुकी है, जिसे कैसे निपटा जाए उसे समझ नहीं आ रहा है। जो सैनिटाइज़र होता है उसमें अल्कोहल और केमिकल होता है और उसका दुष्प्रभाव होता है। जब सैनिटाइज़र नोट पर छिड़का जाता है तो सिक्योरिटी चेक में ये अटक जाते हैं। ये नोट या तो कैसेट में फंस जाते हैं या फिर बाहर निकलने से पहले सिक्योरिटी चेक में अटक ही जाते हैं। मशीन काम करना बंद कर देती है और ऐसी मशीनें पिछले दिनों कई सारी काम करना बंद कर दी हैं। तो जानकार बता रहे हैं कि जो नोट हैं उन पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि अब जब नोट एटीएम पे पहुंचते हैं तो एटीएम से निकलते समय सिक्योरिटी चेक में फंस जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।